नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल ईडू परिचर्चा में स्वागत है। यह सब्जेक्टिव लुसेंट का बायोलॉजी का आज दूसरा दिन है। इसमें हम लोग देखेंगे कोशिका विज्ञान और कोशिका के अंग देखेंगे। और यह जो नोट्स तैयार किया गया है खुद से तैयार किया गया है, और जितने भी प्रश्न बन पाते हैं सब्जेक्टिव लुसेंट से उसमें का सारा प्रश्न इसमें ऐड किया गया है। इसके साथ ही मध्यकालीन भारत को भी चलाया जा रहा है, उसमें 3 वीडियो आ चुका है तथा प्राचीन भारतीय इतिहास को समाप्त कर दिया गया है। उसका प्लेलिस्ट चैनल पर बना हुआ है तथा इसका पीडीएफ भी चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ईडू परिचर्चा पर डाल दिया जाता है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। और ईडूटेरिया का जो 7500 सीरीज का जो बुक आया था उसको पूरा समाप्त कर दिया गया है फुल ऑप्शन डिस्कशन के साथ। उसका प्लेलिस्ट चैनल पर बना हुआ है तथा उसका पीडीएफ चाहिए पूरा बुक का सॉल्यूशन के साथ तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर कांटेक्ट करें। आज का प्रश्न देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया? तो ऑल्टमैन ने किया था 1886 में। और माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किसने किया? तो बेंडा ने। किसने? बेंडा ने। कोशिका का श्वसन स्थल कौन होता है? तो यह माइटोकॉन्ड्रिया ही होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो यह भी माइटोकॉन्ड्रिया का कहा जाता है। कोशिका का इंजन किसे कहा जाता है? यह भी माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। कोशिका का इंजन कह लीजिए, श्वसन स्थल कह लीजिए, या कोशिका का पावर हाउस, ये सभी जो है माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया कैसे विभाजित होती है? तो यह विखंडन के द्वारा विभाजित होता है। आगे है डीएनए केंद्रक के अलावा कहाँ पाया जाता है? डीएनए जो है केंद्रक के अलावा कहाँ पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में पाया जाता है। गोल्जी काय, गोल्जी काय की खोज किसने किया था? तो कैमिलो गोल्जी, कैमिलो गोल्जी। और यह कहाँ के रहने वाले थे? तो इटली के। कोशिका का यातायात प्रबंधक किसको कहा जाता है? तो गोल्जी काय को कहा जाता है, गोल्जी काय को। शर्करा से कार्बोहाइड्रेट में कहाँ संश्लेषण होता है? तो गोल्जी काय में। शर्करा जो है उसका कार्बोहाइड्रेट में कहाँ संश्लेषण होता है? तो गोल्जी काय में होता है। आगे है ग्लाइकोलिपिड का निर्माण कहाँ होता है? तो यह भी गोल्जी काय में होता है। लाइसोसोम, लाइसोसोम की खोज किसने किया? डी डुबे ने, डी डुबे। लाइसोसोम सूक्ष्म, लाइसोसोम के बारे में सूक्ष्म गोल इकहरी झिल्ली से घिरी हुई थैली जैसी रचना होती है। कौन? तो लाइसोसोम। इसका निर्माण किस विधि द्वारा होता है लाइसोसोम का? तो संवेष्टन विधि द्वारा, संवेष्टन विधि द्वारा। और कहाँ होता है? तो गोल्जी काय में। कहाँ होता है? गोल्जी काय में। आगे है कौन सा कोशिका अंग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक अम्ल आदि का पाचन करने में सक्षम होता है? तो लाइसोसोम, लाइसोसोम। कोशिका का आत्मघाती थैली किसको कहा जाता है? तो लाइसोसोम को कहा जाता है, लाइसोसोम। लाइसोसोम कहाँ नहीं पाया जाता है? लाइसोसोम तो स्तनधारियों के लाल रक्त कण में नहीं पाया जाता है, स्तनधारियों के लाल रक्त कण में नहीं पाया जाता है। लवक, लवक के बारे में देखते हैं। लवक केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। लवक कितने प्रकार का होता है? तो 3 प्रकार का होता है। हरित लवक जिसको क्लोरोप्लास्ट कहेंगे, और वर्णिल लवक जिसको ल्यूकोप्लास्ट कहेंगे। वर्णिल लवक इसको क्या कहेंगे? तो क्रोमोप्लास्ट कहेंगे, क्रोमोप्लास्ट। आगे है हरित लवक, यह हरा रंग का होता है। इसके अंदर एक हरे रंग का पदार्थ पर्णहरित पाया जाता है, पर्णहरित। और पर्णहरित जिसको क्लोरोफिल कहेंगे। क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम। आगे प्रश्न है किसके सहायता से पौधे में प्रकाश संश्लेषण होता है तथा भोजन बनता है? तो क्लोरोफिल के कारण, क्लोरोफिल के कारण, जिसको क्या कहेंगे? पर्णहरित। किसे पादप कोशिका का रसोई घर कहा जाता है? तो हरित लवक को कहा जाता है, हरित लवक। हरित लवक में क्या क्या पाया जाता है? तो मैग्नीज पाया जाता है, लोहा पाया जाता है तथा तांबा पाया जाता है। पत्तियों का पीला रंग किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण, कैरोटीन। और वर्णिक लवक जिसको क्या कहेंगे? ल्यूकोप्लास्ट, यह रंगहीन लवक होता है। यह पौधे के उन भागों
के कोशिका में पाया जाता है जहां सूर्य प्रकाश नहीं पहुंच पाता है। जड़ों तथा भूमिगत तना में भोजन का संग्रह कहाँ होता है? तो अवर्णी लवक यानी ल्यूकोप्लास्ट में। वर्णी लवक किसको कहेंगे? वर्णी लवक क्रोमोप्लास्ट। वर्णी लवक क्रोमोप्लास्ट यह रंगीन लवक होता है। यह पौधे के रंगीन भाग जैसे पुष्प, फल, भित्ति, बीज आदि में पाए जाते हैं। टमाटर का रंग किसके कारण होता है? लाइकोपेन के कारण। गाजर का रंग किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण। और चुकंदर का रंग किसके कारण होता है? तो विटामिन के कारण होता है। आगे है, वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाने वाला वर्णक कौन सा हो जाएगा? तो फाइकोसाइनिन। फाइकोसाइनिन। रसधानी जिसको क्या कहेंगे? वैकुल्स। यह कोशिका के निर्जीव संरचना है। यह कोशिका के निर्जीव संरचना है। इसमें तरल पदार्थ भरी होती है। यह जंतु कोशिका में बहुत छोटी तथा पादप कोशिका में लगभग 90% भाग घेरा रहता है। कौन सा? तो रसधानी। रसधानी एकल झिल्ली से आवृत होती है जिसे क्या कहा जाता है? टोनोप्लास्ट कहेंगे। टोनोप्लास्ट। केंद्रक न्यूक्लियस। केंद्रक की खोज किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने। कोशिका का प्रबंधक कार्य कौन करता है? तो केंद्रक करता है। कोशिका का प्रबंधक का कार्य कौन करता है? केंद्रक करता है। केंद्रक द्रव्य में धागे नुमा पदार्थ जाल के रूप में बिखरा दिखाई देता है। क्या कहलाता है? तो क्रोमैटिन कहलाता है। केंद्रक द्रव में धागेनुमा पदार्थ जाल के रूप में बिखरा दिखाई देता है, उसको क्या कहेंगे? क्रोमैटिन। क्रोमैटिन कहेंगे। आगे है, क्रोमैटिन का नाम किसने दिया था? तो फ्लेमिंग। क्रोमैटिन का नाम फ्लेमिंग। क्रोमैटिन किसका बना होता है? तो प्रोटीन, हिस्टोन व डीएनए को। क्रोमैटिन किसका बना होता है? प्रोटीन, हिस्टोन एवं डीएनए का। डीएनए का फुल फॉर्म पूछेंगे, क्या होगा? डाइऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड हो जाएगा। आगे है, कोशिका विभाजन के समय क्रोमैटिन सिकुड़कर अनेक मोटे व छोटे धागों के रूप में संगठित हो जाते हैं। इसे क्या कहेंगे? तो उसको क्या कहेंगे? गुणसूत्र कहेंगे। गुणसूत्र। प्रत्येक जाति के जीवधारियों में सभी कोशिकाओं के केंद्रक में गुणसूत्र की संख्या निश्चित होती है। जैसे मानव में कितना होता है? तो 23 जोड़ी होता है। चिंपांजी में 24 जोड़ी और बंदर में कितना? तो 21 जोड़ी होता है। आगे है, प्रत्येक गुणसूत्र में जेली जैसी समान एक गाढ़ा भाग होता है जिसे क्या कहते हैं? तो मैट्रिक्स कहेंगे। मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में दो परस्पर लिपटे महीन एवं कुंडलित सूत्र दिखाई पड़ते हैं जिसे क्या कहते हैं? तो क्रोमोनीमाटा कहेंगे। प्रत्येक क्रोमोनीमाटा एक अर्ध गुणसूत्र कहलाता है। प्रत्येक क्रोमोनीमाटा एक अर्ध गुणसूत्र कहलाता है। आगे है, प्रत्येक गुणसूत्र कितने क्रोमैटिन का बना होता है? तो 2 क्रोमैटिन का। दोनों क्रोमैटिन एक निश्चित स्थान पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं जिसे क्या कहा जाता है? तो सेंट्रोमियर कहा जाता है। गुणसूत्र का कौन सा भाग एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लक्षणों को हस्तांतरित करता है? तो जीन करता है। जीन। आगे है, जीन गुणसूत्र पर स्थित रहता है, इसलिए गुणसूत्र को क्या कहा जाएगा? तो वंशागति का वाहक कहेंगे। जीन गुणसूत्र पर स्थित रहता है, इसके लिए गुणसूत्र को क्या कहेंगे? तो वंशागति का वाहक कहेंगे। क्रोमैटिन के अलावा केंद्रक में एक सघन गोल संरचना दिखाई पड़ती है जिसे क्या कहेंगे? तो केंद्रिका कहेंगे। केंद्रिका। गुणसूत्र का वंशागति का सिद्धांत किसने दिया? तो सूटन एवं बोबेरी। डीएनए का अधिकांश मात्रा केंद्रक में होती है। इसकी कुछ मात्रा माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक में भी मिलती है डीएनए की। आगे है, डीएनए में कितने प्रकार के क्षार होते हैं?
तो 4 प्रकार के। कौन कौन? एडेनिन, इसको ए से संकेत है, और गुआनिन जिसका संकेतिक जी है, बड़ा जी, और थाइमिन बड़ा टी से, एवं साइटोसिन बड़ा सी से करेंगे। एडेनिन व थाइमिन के बीच कितने हाइड्रोजन आबंध रहते हैं? तो 2। ऐसे इसको लिखा जाएगा, ए डबल बॉन्ड टी लिखा जाएगा। साइटोसिन और गुआनिन के बीच कितने हाइड्रोजन आबंध रहते हैं? तो 3, जी ट्रिपल बॉन्ड सी, ऐसे इसको लिखेंगे। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? वाटसन एवं क्रिक। कब? 1953 में, 1953 में। और इस कार्य के लिए वाटसन और क्रिक को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो 1962 में, 1962 में। आगे है, सभी अनुवांशिक क्रियाओं का संचालन किसके द्वारा होता है? तो डीएनए के द्वारा होता है। प्रोटीन संश्लेषण को कौन नियंत्रित करता है? तो डीएनए करता है। प्रोटीन संश्लेषण को कौन नियंत्रित करता है? तो डीएनए। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया? तो हरगोविंद खुराना हो जाएगा। देखेंगे आरएनए का निर्माण किसके संश्लेषण से होता है? तो डीएनए के संश्लेषण से होता है। आरएनए में नाइट्रोजन बेस थाइमिन के जगह पर क्या होता है? तो यूरेसिल होता है, यूरेसिल। आरएनए कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के, आरआरएनए, टीआरएनए और एमआरएनए हो जाएगा। आगे है, राइबोसोम पर लगे रहते हैं और प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है। कौन? तो आरआरएनए करता है, आरआरएनए। प्रोटीन संश्लेषण में विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्ल को राइबोसोम पर कौन लाता है? तो लाने का कार्य करता है टीआरएनए। तथा प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया क्या कहलाती है? ट्रांसलेशन कहलाता है, ट्रांसलेशन। आगे है, केंद्रक के बाहर विभिन्न आदेश लेकर अमीनो अम्ल को चुनने में कौन मदद करता है? तो एमआरएनए मदद करता है। यहाँ पे दिया हुआ है डीएनए और आरएनए में अंतर। डीएनए, इसमें डीऑक्सीराइबोज शर्करा होता है और आरएनए में राइबोज शर्करा होता है। डीएनए में बेस कौन कौन सा होता है? तो एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन। जबकि आरएनए में बेस कौन सा होता है? तो थाइमिन के जगह पे यहाँ पे क्या आ जाता है? तो यूरेसिल आ जाता है। यह मुख्यतः केंद्रक में पाया जाता है। डीएनए मुख्यतः केंद्रक में पाया जाता है, जबकि आरएनए कहाँ पाया जाता है? केंद्रक एवं केंद्रिका द्रव दोनों में पाया जाता है। आगे है, इधर पादप कोशिका और इधर जंतु कोशिका, ये दोनों को विभाजित किया गया है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, लेकिन जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। इसमें लवक पाया जाता है। पादप कोशिका में लवक, लेकिन जंतु कोशिका में लवक नहीं होता है। कोशिका भित्ति भी नहीं होता है और लवक भी नहीं होता है। तारकाय अनुपस्थित रहता है। किसमें? पादप में तारकाय अनुपस्थित रहता है, जबकि जंतु में तारकाय पाया जाता है, जंतु कोशिका में पाया जाता है। रितिका बड़ी होती है, किसमें? तो पादप कोशिका में, और जंतु कोशिका में रितिका छोटी होती है। इसके अलावा यह दिया हुआ है कि पादप का आकार, पादप कोशिका का जो आकार होता है आयताकार होता है, और जंतु कोशिका का आकार कैसा होता है? लगभग वृत्ताकार होता है, लगभग वृत्ताकार होता है। आगे है, केंद्रक का खोज किसने किया? तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया। आगे है, क्लोरोप्लास्ट स्पिंचर, एस्चिम्पर होगा, क्लोरोप्लास्ट एस्चिम्पर। तारकाय बोबेरी, गोल्जी का जॉर्ज गोल्जी, माइटोकॉन्ड्रिया के अल्टमैन। एस्फीरोसोम के पर्नर हो जाएगा, क्रोमेटिन के फ्लेमिंग हो जाएगा, केंद्रिका के कौन हो जाएगा? फोंटाना हो जाएगा। क्रोमोसोम के हाफ मिक्सचर, अंतः द्रव जालिका के कौन हो जाएगा? तो पोर्टर हो जाएगा। लाइसोसोम के डी डुबे, राइबोसोम के पेलोड हो जाएगा। जीव द्रव के कौन हो जाएगा? डुजार्डिन, केंद्रक कला के कौन हो जाएगा?
हर्ट विंग हो जाएगा, हर्ट विंग। धन्यवाद। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन कर लें। धन्यवाद।